यहाँ पे आपके सामने चैप्टर्स के नाम है टॉपिक वाइज, यहाँ पे आपके पास उनके कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिंक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी लिंक आपके पास एक ही फाइल में है। अगर आपने ये मास्टर पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। और यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2021 अगस्त अटेम्प्ट में लॉज ऑफ मोशन पे पूछे गए सारे क्वेश्चन। इस बार इसका जो वेटेज था वो ठीक ठाक रहा था। टोटल आपको 10 क्वेश्चन देखने मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे भी थे। सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट का भी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। ये अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा गया था 26 अगस्त शिफ्ट 2 में। राइट, सवाल में हमसे क्या कहता है, अ पार्टिकल ऑफ मास m is suspended from a ceiling through a string of length capital L. The particle moves in a horizontal circle of radius r such that r की जो वैल्यू है वो कैपिटल L बाई √2 है। तो बताइए पार्टिकल का स्पीड कितना है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ सिचुएशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम। राइट, तो आप देख सकते हैं ये आपका एक स्ट्रिंग है, ये आपका पार्टिकल है और ये पार्टिकल आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल में है। ठीक है, बढ़िया है। हमें ये कैपिटल L दिया है, ये जो रेडियस है वो स्मॉल r भी हमें दे रखा है कैपिटल L बाई √2। तो हमसे पार्टिकल का स्पीड पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप फोर्सेस दिखा सकते हो। राइट, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको टेंशन T लग रहा होगा और यहाँ पार्टिकल पे आपको एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा। ये टेंशन T हो गया, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स mg हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एंगल जो है आपका एंगल थीटा है। तो ये टेंशन का भी बेसिकली आप दो कंपोनेंट लिख सकते हो, एक वर्टिकल और एक आपका टुवर्ड्स दी सेंटर। राइट, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा t cos थीटा एंड दिस इज गोइंग टू बी योर t sin थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का कोई मोशन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि t cos थीटा और mg आपस में बराबर रहे होंगे। सो हियर आई कैन राइट t cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg एंड सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज योर t sin थीटा। सो दिस फोर्स मस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ताकि ये पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन में रह सके। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल का स्पीड अगर v है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, mv²/r। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग आपस में डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें टेंशन को एलिमिनेट करना है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपको हो जाने वाला है सिंपली और टैन थीटा यहाँ पे आपको आने वाला है v²/rg। तो यहाँ से आपका जो v का फॉर्मूला है वो क्या बन गया, v इज इक्वल टू √rg टैन थीटा। ठीक है, हमें आंसर r और g के टर्म्स में ही लाना है, सिर्फ टैन थीटा को रिप्लेस करना होगा और वो करना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको r की वैल्यू कितनी दे रखी है, L बाई √2। राइट, तो आप देख सकते हैं ये थीटा जो है वो आपको हो जाने वाला है 45 डिग्रीज। अगर आप यहाँ पे साइन थीटा देखें तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन दिस हाइपोटेनस, सो L बाई √2 अपॉन L। तो साइन थीटा आपको 1 बाई √2 आ रहा है, यानी कि ये थीटा कुछ नहीं 45 डिग्रीज ही है। अगर थीटा आपको 45 डिग्री है सो tan 45 डिग्री इज 1। सो स्पीड का जो फॉर्मूला है या जो वैल्यू है वो आपको सिंपली √rg है एंड दिस मेक्स योर ऑप्शन नंबर 1 एज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये आपका एक स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम है, 2 ब्लॉक सिस्टम है। इस सवाल में हमें 1 kg और 2 kg के बीच में फ्रिक्शन दिया है एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। 2 kg और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, the maximum horizontal force that can be applied to move the blocks together is what? कैपिटल F फोर्स आप नीचे वाले ब्लॉक पे लगा रहे हो, इस 2 kg ब्लॉक पे लगा रहे हो, तो हमसे पूछ रहा है कि हम इस F की वैल्यू को मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं ताकि ये दोनों 1 kg और 2 kg एक साथ मूव करे। कहने का मतलब है कि 1 kg 2 kg के ऊपर स्लिप नहीं करना चाहिए। तो एक लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि अगर 1 kg और 2 kg के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होना है, यानी कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा दैट हैज़ टू बी स्टैटिक, वो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर दोनों इकट्ठे एक साथ मूव कर रहे हैं, एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए हम इस पूरे को एज अ सिस्टम अगर ट्रीट करें, यानी कि 1 kg और 2 kg को मिला के हम एक ब्लॉक बोल देते हैं 3 kg वाला। राइट, अब 2 kg और सरफेस के बीच में तो कोई फ्रिक्शन है नहीं,
तो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन तो आप दिखाओगे नहीं। इस पूरे सिस्टम पे जो एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है दैट इज दिस कैपिटल एफ। मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आपको स्मॉल ए है, यानी कि एफ को आप लिख सकते थे 3 इंटू ए। ठीक है, तो एक तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया है, एफ इज इक्वल टू 3 इंटू ए। अब सवाल यहाँ पे क्या उठता है, ध्यान से देखिएगा। लेट अस मेक एफ बी डी ऑफ 1 kg सेपरेटली। तो 1 kg और नीचे में आपका है 2 kg। अब हो क्या रहा है, आप 2 kg पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, 2 kg फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो 2 kg भी 1 kg पे एक फ्रिक्शनल लगा रहा होगा फोर्स F फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। और अगर 2 kg 1 kg पे फ्रिक्शन आगे लगा रहा है तो एक रिएक्शन फोर्स लगा होगा, इधर भी फ्रिक्शन लगा होगा F, राइट। दिस इज योर 1 kg एंड दिस फेलो इज योर 2 kg। अब बात को ध्यान से समझिएगा, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन a था, कहने का मतलब है कि 1 kg का एक्सेलरेशन भी आपको a होगा और 2 kg का एक्सेलरेशन भी आपको a ही होने वाला है। यानी कि 1 kg के लिए हम इक्वेशन लिख सकते थे कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू a, यानी कि सिंपली हम f को a के बराबर लिख सकते हैं। सो f इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका A है दैट इज़ योर F/3। यहाँ पे सिर्फ आपको फील कराने के लिए समझाया जा रहा है। आप जैसे जैसे इस F को बढ़ाओगे यानी कि एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड ये फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता है, एंड दैट इज बेसिकली योर लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। उससे ज़्यादा फ्रिक्शन तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। कहने का मतलब है कि जब आपका कैपिटल F मैक्सिमम हुआ है उस वक्त आपका फ्रिक्शन भी मैक्सिमम हो चुका होगा, क्योंकि उस फ्रिक्शन के बियॉन्ड आप और नहीं जा सकते, अदरवाइज फिर स्लिपिंग चालू हो जाएगा, विच इज़ नॉट अलाउड इन दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है वो आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा। सो दिस शुड बी इक्वल टू दिस F इज इक्वल टू A में ये F क्या है? दिस इज योर मैक्सिमम फ्रिक्शन, एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल। नाउ व्हाट इज म्यू? म्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 0.5, राइट। नॉर्मल क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो भैया नॉर्मल आपको 1 इंटू जी यानी कि 10 हो जाएगा। दिस इज योर 10 न्यूटन। ठीक है, यहाँ की नॉर्मल की बात की जा रही है, ये नॉर्मल तो आपको इस mg के बराबर ही होगा, विच इज़ नथिंग बट योर 10। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कैपिटल F/3, कैपिटल F/3। तो आप यहाँ पे देखिए आपको F कितना आ रहा है? 30 इंटू 0.5 विच इज़ वॉट? विच इज़ योर 15 न्यूटन। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल F कैन बी 15। सो ये आपको एक इंटीजर टाइप सवाल है, 15 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये आपको बेसिकली एक वेक्टर ज़्यादा सवाल हो गया ये, राइट। फोर्सेस आपको यहाँ पे दे रखे हैं 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20, 15 एंड 15। सारे एंगल्स आपको दे रखे हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है? द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस इज अप्रॉक्सीमेटली, आपसे अप्रॉक्सीमेट आंसर पूछा जा रहा है। आपको √3 को 1.7 लेने कहा गया है, √2 को 1.4 लेने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप सारे फोर्सेस को x और y में चुपचाप रिजॉल्व कर देंगे, राइट। आप y में रिजॉल्व करेंगे और आप x में रिजॉल्व कर देंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे y एक्सिस की, अब ध्यान से देखिएगा 20 का कितना हो जाएगा? 20 cos 30 डिग्री, राइट। दिस इज गोइंग टू बी 20 cos 30 डिग्री। अच्छा, 15 का हो जाएगा 15 cos 60 डिग्री। दिस इज योर 15 cos 60 डिग्रीज। बढ़िया है। ये देखिएगा ये 45 डिग्री है तो ये भी आपको बेसिकली 45 डिग्रीज ही हो रहा है, और ये एंगल भी 45 डिग्रीज ही हो रहा है, राइट। अगर इसको हम 45 ना भी लिखे तब भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि इस 20 का y एक्सिस में नीचे की तरफ आएगा, विच इज़ योर 20 sin 45, और क्योंकि वो नीचे है तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन के साथ लिखेंगे, दैट इज़ योर 20 sin 45 डिग्री। इस 15 का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, सो -15
साइन 45 डिग्रीज। अच्छा, वाई एक्सिस का काम खत्म हो गया क्या? नहीं, ये 10 वाला अभी भी बच रहा है ना। हमने ये कवर किया, हमने ये कवर किया, ये 10 वाला अभी भी बच रहा है। इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा 10 साइन 30 डिग्री, राइट, 10 साइन 30 डिग्री। सो एक प्लस में आ जाएगा 10 साइन 30 डिग्रीज। बात करें अगर हम लोग एक्स एक्सिस की, तो 10 का एक्स के अलॉन्ग हो जाएगा 10 कॉस 30 डिग्रीज। 20 का आपको आ जाएगा 20 साइन 30 डिग्रीज, अगेन 20 साइन 30 डिग्रीज। इस वाले 20 का आ जाएगा 20 कॉस 45 डिग्रीज, 20 कॉस 45 डिग्रीज। इस 15 का और इस वाले 15 का नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो आपको माइनस करना होगा वो चीज़। सो माइनस 15, इस वाले 15 का हो जाएगा 15 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्रीज। और इस वाले 15 का हो जाएगा माइनस 15 कॉस 45 डिग्रीज। बस अब यहाँ पे आपको ऊपर वाले को सॉल्व करना है और नीचे वाले को सॉल्व करना है। आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल मुश्किल नहीं है, बस इसको आपको केयरफुली रिजॉल्व करना है वेक्टर्स को। चलिए, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The boxes of masses 2 kg and 8 kgs are connected by a massless string passing over a smooth pulley. बताइए कितना टाइम लगेगा इस 8 kg के बॉक्स को ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो सवाल अगेन स्टैंडर्ड है, राइट। आप यहाँ पे फोर्सेस बनाओगे, आपको पता करना होगा कि 8 kg का एक्सेलरेशन कितना है। अगर हम लोग ये मान ले कि यहाँ पे आपको टेंशन T है, तो यहाँ पे भी टेंशन T होगा, यहाँ पे भी टेंशन T होगा, लेकिन इस वाले धागे में आपको टेंशन फिर 2T हो जाएगा। यहाँ पे टेंशन 2T होगा अगर यहाँ पे अपने T माना है तो। लेट अस मेक दोज बॉक्सेस सेपरेटली ओवर हियर। एक बॉक्स ये रहा और 2 kg वाला बॉक्स ये रहा, ठीक है। इस पे ऊपर फोर्स होगा, नीचे भी फोर्स होगा, ग्रीन वाले पे भी ऊपर होगा और नीचे होगा। लेट मी राइट दी सिंबल्स। T हो जाएगा 2 kg पे आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा होगा, यानी कि 20 न्यूटन नीचे लग रहा होगा। यहाँ पे हमारा 2T लग रहा होगा और 8 kg का ब्लॉक है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 80 न्यूटन नीचे लग रहा होगा। सही है। मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसका डायरेक्शन फिर अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। इसे A1 मान लीजिए तो ये वाला A2 है। अब इस प्रॉब्लम में यही एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि दोनों का एक्सेलरेशन अब सेम नहीं है और दोनों के एक्सेलरेशन में आपको रिलेशन भी निकालना होगा, अदरवाइज आपके पास इक्वेशन कम होंगे और वेरिएबल ज़्यादा हो जाएगा। तो रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं? आप सभी ने ज़रूर से पढ़ा होगा कि नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय दिस टेंशन इज ऑलवेज 0, राइट। वहीं से ही हमारे पास एक चीज़ निकल के आती है, दैट इज T डॉट A इज 0, T डॉट A इज 0, सिग्मा T डॉट A इज 0, ठीक है। वहीं से ही ये चीज़ हम लोग डिराइव कर सकते हैं, हालांकि ये आपको पता रहना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपको 2T टेंशन ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2T_A1, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, राइट। और यहाँ पे टेंशन भी ऊपर और एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो ये आपको हो जाएगा प्लस T_A2 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका जो A2 है वो आपको 2A1 के बराबर है। तो ये आपको बेसिकली 2A1 के बराबर है। अब आप यहाँ पे इक्वेशन लिखे अपना F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला। इस वाले की बात करें अगर हम लोग, ये ब्लॉक आपको 8 kg का है, लेट मी राइट इट ओवर हियर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो 8 kg की बात करें सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो 80 माइनस 2T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 8 इंटू A1, इक्वेशन नंबर 1। इसकी बात करें सो टेंशन माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू, और इसका एक्सेलरेशन 2A1 है, सो 2 इंटू 2A1 विच इज़ नथिंग बट योर 4A1। हमें A1 की वैल्यू चाहिए, हमें टेंशन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तो क्यों ना इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को फिर ऐड कर दिया जाए। इससे आपका माइनस 2T और प्लस 2T खत्म हो जाएगा। So 80 minus 40, 80 minus 40 is equal to, this is your 8A1 and this is again 8A1 which is your 16A1। तो यहाँ से आपका A1 का वैल्यू आ जाता है 40 upon 16, this is your 8.5, this is your 8.2। सो फिलहाल के लिए 5/2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर
रखते हैं। तो ये आपका आ गया है एक्सेलरेशन। अब हमको जानना है कि 20 सेंटीमीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का आप इस्तेमाल करेंगे। आपका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, रेस्ट से चीज़ें चालू हुई हैं, तो आपका u तो हो गया है 0, दिस इज 0। सो s इज इक्वल टू सिंपली हाफ at स्क्वायर, यानी टाइम जो आपका होने वाला है दैट इज नथिंग बट योर 2s बाई a। नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाई s is your 20 centimeter which is your 0.2 meters divided by acceleration is 5/2, so 5 नीचे रह जाएगा और 2 जो है आपका वो ऊपर चला जाएगा। so ये आपका कितना हो जाएगा, 2 into 2 4, 4 into 0.2 is 0.8, so 0.8 by 5 is nothing but 0.16 which is your 0.4 seconds, option number 4। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Now this again is a good question। सवाल में हमसे कहता है, a car is moving on a plane inclined at 30 degree to the horizontal with an acceleration of 10 meters per second square parallel to the plane upward. A bob is suspended by a string from the roof of the car. The angle in degrees which the string makes with the vertical is what? तो हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये आपके सामने एक इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री इंक्लाइंड है। ये आपको एक कार है, कार ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड वे में ट्रैवल कर रहा है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है विच इज़ योर 10, जी के बराबर ही है, राइट। ये जो एक्सेलरेशन है वो आपको जी के ही बराबर है, राइट। ये जो आपको स्ट्रिंग और बॉब सिस्टम है वो वर्टिकल के साथ एक एंगल थीटा बना के रहता है। हमसे ये एंगल थीटा पूछा जा रहा है, ठीक। अब इस सवाल को करने के आपको 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। बेस्ट तरीका होगा कि आप इसको सूडो फोर्स से सॉल्व करें। कहने का मतलब है कि आप ऑब्जर्वर बन के अंदर जाके बैठ जाएं, ठीक है। अब ऑब्जर्वर जो है वो आपको एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, यानी कि वो आपको एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दी रियल फोर्सेस वो सूडो फोर्स भी दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो एक तो हो जाएगा आपका सिंपल सा टेंशन फोर्स, एक आपका हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg वाला फोर्स, राइट, mg फोर्स, और एक उसको दिखाना पड़ेगा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स दिखाते हैं फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रेम आपको अलोंग द इंक्लाइन ऊपर जा रहा है, तो सूडो फोर्स आपको यूं दिखाना पड़ेगा, यूं, ठीक है। अच्छा है, अब ये तो आपको वेट था, यानी कि ये हो गया mg, और यहाँ पे खास बात ये है कि सूडो फोर्स भी mg के ही बराबर है, क्योंकि सूडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और फ्रेम का एक्सेलरेशन a है जो कि g के बराबर है, 10 है ना। तो ये भी आपको बेसिकली हो गया है m इंटू जी। बढ़िया है। अब इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तो ये जो आपको बॉब है वो रेस्ट पे है, बात समझ में आ रहा है। ग्राउंड के फ्रेम में देखो, ग्राउंड के फ्रेम में ये बॉब आपको ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इस वाले ऑब्जर्वर के फ्रेम में। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये बॉब जो है वो आपको रेस्ट पे है, समझ रहे बात को। इसका मतलब क्या है, ये टेंशन टी आपका है, इसका मतलब ये है कि इस वाला mg, ये दोनों mg का जो रिजल्टेंट होगा वो 100% टेंशन के एग्जैक्टली अपोजिट में होना चाहिए, और वो उस टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा, कैंसिल कर रहा होगा, तभी इस बॉब पे नेट फोर्स 0 आएगा इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो FBD बनाया गया है वो इसके रेस्पेक्ट में ही है, और इसके रेस्पेक्ट में ये बॉब रेस्ट पे है, राइट। तो बस जैसे ही आपने इस चीज़ को एनालाइज कर लिया, आपका सवाल वहीं पे ही ख़त्म हो गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको टेंशन इस तरीके से लग रहा है, ये आपको एक mg है और यहाँ पे आपको ये एक और mg है, राइट। इन दोनों mg का जो रिजल्टेंट है वो आपको एग्जैक्टली इसके अपोजिट में ही आया होगा। अब एक और बात देखिए, यहाँ पे आप ये वाला mg है, ये वाला mg है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो एंगुलर बाइसेक्टर पे होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल बेसिकली θ/2 हो जाएगा। अब व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन बोथ mg, क्या है दोनों mg के बीच का एंगल, वो आप सिंपल ज्योमेट्री से पता कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आपको mg का डायरेक्शन है और इस वाले mg का डायरेक्शन ये है,
राइट, अलोंग द इंक्लाइन वाला है, राइट। ये आपको एक mg का डायरेक्शन है, ये आपको दूसरे mg का डायरेक्शन है। अगर आप ध्यान से देखिए, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज योर 90 डिग्रीज, इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्रीज है। तो दोनों mg के बीच का एंगल 60 डिग्रीज था। कहने का मतलब है कि रिजल्टेंट का जो एंगल है विद द वर्टिकल दैट इज नथिंग बट योर 30 डिग्रीज। और अगर ये 30 डिग्रीज है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये वाला एंगल भी 30 डिग्रीज होगा। कहने का मतलब है कि ये वाला एंगल भी 30 डिग्रीज होगा, यानी कि थीटा, जो सवाल हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज एंगल मेड बाय द थ्रेड विद द वर्टिकल, दैट इज गोइंग टू बी 30 डिग्रीज। तो इस तरीके के एनालिसिस से आप इस सवाल को बहुत जल्दी कर लोगे। यहाँ तो समझाना पड़ रहा है मुझे, इसलिए समय लगा। अगर ये चीज़ आप एग्जाम में कर रहे हो तो विद इन 30 to 45 सेकेंड्स आप इसको क्रैक कर सकते हो। अदरवाइज बच्चे फिर इसमें क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे टेंशन को रिजॉल्व करते हैं, इस वाले mg को भी रिजॉल्व करेंगे, फिर t sin थीटा t cos थीटा होगा, उसको डिवाइड करेंगे, फिर वो शो करेंगे कि tan थीटा जो है वो 1/√3 है, फिर वो बोलेंगे कि थीटा जो है वो 30 डिग्रीज है। बट दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग मेथड। यहाँ पे हम लोग ईजिली चीज़ों को एनालाइज करके अटैक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है, राइट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड फोर्स। सो सवाल में हमसे कह रहा है टू फोर्सेस P प्लस Q एंड P माइनस Q, राइट, वेयर P इज परपेंडिकुलर टू Q। तो ये जो P वेक्टर है, Q वेक्टर है, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। P प्लस Q एक फोर्स है, P माइनस Q एक अलग ही फोर्स है। When these two forces act at an angle of theta 1 to each other, the magnitude of their resultant is this much. अब यहाँ पे पहले तो आप एक बात को समझिए, ये P प्लस Q आपको एक फोर्स है, राइट। तो मान लेते हैं हम लोग इसको बोल देते हैं F1 फोर्स। तो इस F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। सो क्या हम इसको लिख सकते हैं √P² प्लस Q², क्योंकि भैया P और Q के बीच का एंगल तो 90 डिग्रीज है। तो सिंपली ये हो गया रिजल्टेंट। उसी हिसाब से ये जो आपका P माइनस Q है, इसको हम लोग बोल देते हैं F2 फोर्स। तो इस वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको कितना हो जाएगा, ये अगेन आपको हो जाएगा P² प्लस Q², ठीक है, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्रीज है। अब हमसे एक सिचुएशन कहता है कि F1 F2 के बीच में अगर एंगल थीटा 1 है, अगर एंगल थीटा 1 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज दिस मच, राइट, दिस मच। तो ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना। पहला जो सिचुएशन है उसमें हमसे बोलता है कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड है 3 ब्रैकेट P² प्लस Q², दिस इज इक्वल टू √, और ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos theta. So what is F1², which is nothing but your P² plus Q². What is F2², which is again P² plus Q². 2F1 F2, F1 F2 को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपका क्या आने वाला है, ये आपको अगेन आएगा P² प्लस Q² cos थीटा 1, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आप दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले लो तो आपका रूट जो है वो तो गायब हो जाएगा ना। तो रूट को यहाँ से अगर हम लोग हटा दें, राइट, रूट को हमने हटा दिया। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में आपका है 3 टाइम्स P² प्लस Q², राइट साइड में आपका है ये 2 टाइम्स, ये वाला सिर्फ इसको अगर कंबाइन कर दो तो ये आपको हो जाएगा 2 टाइम्स P² प्लस Q², 2 टाइम्स P² प्लस Q² प्लस 2 टाइम्स P² प्लस Q² cos ऑफ थीटा 1। इस वाले को लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो आपको बचेगा सिर्फ P², या फिर एक काम करो ना, आप इसको कॉमन लेके कटी कर डालो, ठीक है। सो दिस इज योर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 cos थीटा 1, यानी कि आपको जो cos थीटा 1 है वो 1/2 आ रहा है, विच मीन्स थीटा 1 इज नथिंग बट योर 60 डिग्रीज, राइट, 60 डिग्रीज। बढ़िया है। तो स्टेटमेंट 2 में हमें ये बात बोला गया है कि थीटा 1 60 डिग्रीज है, हमें थीटा 2 भी चेक करना होगा, राइट। तो जब एंगल थीटा 1 था दोनों फोर्स के बीच में, तो ये सिचुएशन था, हमने उसके ऊपर सॉल्व कर लिया है, थीटा 1 60 डिग्रीज आ रहा है। फिर बोलता है कि व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल ऑफ थीटा 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट बिकम्स दिस मच, राइट। तो हमें फिर थीटा 2 भी सॉल्व करना होगा। फिर से हमें ये सेम इक्वेशन लिखा जाएगा, बस लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे आ जाएगा 2 × P² प्लस Q²। आप जब उसको सॉल्व करोगे ना तो आपका थीटा 2 आएगा 90 डिग्रीज, राइट। लेट अस
डू दैट इटसेल्फ। ये वाला तो हमने कर ही लिया है, तो इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। वी हैव सीन दैट थीटा 1 इज इंडीड योर 60 डिग्रीज। जब थीटा 2 के लिए सॉल्व कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको दो ही चेंजेस करने होंगे। एक तो आपको ये वाला cos थीटा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको ये आ जाएगा रिजल्टेंट आप 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये और ये आपको हो जाएगा कैंसिल। तो आपको बचेगा 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा 2। अगर ऐसा है तो कॉस थीटा 2 को ही 0 होना पड़ेगा, ये तो 0 हो नहीं सकता है। इसका मतलब थीटा 2 जो है वो आपको 90 डिग्रीज हो जाएगा, राइट। सो थीटा 1 जो है वो 60 डिग्रीज है, थीटा 2 आपको 90 डिग्रीज है, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो तो है सही। स्टेटमेंट 1 में क्या था, राइट, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन थीटा 1 इज लेस दैन थीटा 2, जो कि हो रहा है। थीटा 1 जो है वो थीटा 2 से छोटा है। सो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही है, विच इज गिवन बाई विच वन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन में भी अगेन आपको दो स्टेटमेंट दिया है। ये आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ के आते हैं। If three forces F1, F2 and F3 are represented by three sides of a triangle and F1 plus F2 is equal to minus F3, then these three forces are concurrent forces and satisfy the condition for equilibrium, राइट। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो कि सही बात होता है कि अगर आपके पास इस तरीके से तीन वेक्टर्स है मान लीजिए, राइट, ये आपको F1 फोर्स है, ये आपको F2 फोर्स है, ये आपको F3 फोर्स है ना। इसको वेक्टर के हिसाब से बना देते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज गोइंग टू बी 0। अब यहाँ पे इन्होंने F3 को अगर राइट साइड लेके जाओगे तो वो आपको नेगेटिव साइन बन ही जाएगा। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F3, राइट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक और आता है सिचुएशन कि सर ये कॉन्करेंट का मतलब क्या है। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास करेंगे। ये चीज़ बहुत बार आपने फेस किया होगा कि मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट मास है, ठीक है, और इस पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसा, ऐसा और ऐसा, और ये जो मास है वो आपको इक्विलिब्रियम में है, राइट, वो आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि नेट फोर्स उस पे 0 है, F1, F2 एंड F3। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये पार्टिकल आपको रेस्ट पे है, ये आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे, इस पे नेट फोर्स अगर 0 है, तो F1, F2 का जो रिजल्टेंट है, समझिएगा बात को, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो आपको F3 के एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए। यानी कि ये जो आपको येलो वेक्टर है वो आपको F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर है, क्योंकि ये पार्टिकल आपको रेस्ट पे है, इस पे नेट फोर्स अगर 0 है, यानी कि ये फोर्स इसके बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सर जो F1 वेक्टर है प्लस F2 वेक्टर है दैट शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F3 वेक्टर, क्योंकि F3 इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर आपको वेक्टोरियली इक्वेट करना है तो माइनस साइन यहाँ पे लगाना होगा, और फिर से हमने यही चीज़ यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। अगर आप इन तीनों वेक्टर्स के पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करोगे, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, थोड़ा बहुत इसे हमने यहाँ पे हल्का सा मैनिपुलेट किया, तो ये आपको बेसिकली एक ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे घुमा के भी आपको समझाया गया है, राइट। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपको ट्रू है। स्टेटमेंट 2 क्या है, अ ट्राइंगल मेड अप ऑफ थ्री फोर्सेस F1, F2 एंड F3 एज इट्स साइड्स टेकन इन द सेम ऑर्डर, जैसा कि यहाँ पे लिया गया है, सेम सेंस में है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। यही बात अभी मैंने जस्ट कहा था। तो स्टेटमेंट 2 भी जो है वो आपको सही है। तो यहाँ पे भी आपको क्या है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही आपको सही स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर बच्चा अपने जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन में करता है। हर मॉड्यूल में ये सवाल आपको मिल जाएगा, ये वैरायटी आपको मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में इसको क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये लंबा है इन सेंस ऑफ कैलकुलेशन। आपका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई होना चाहिए ऐसे सवाल को 1 मिनट के अंदर में क्रैक करने के लिए। सवाल में क्या बोला जाता है, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m स्लाइड्स ऑन द वुडन वेज विच इन टर्न स्लाइड्स बैकवर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्फेस। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक
विथ रेस्पेक्ट टू द वेज इज व्हाट। हमें इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछा गया है विथ रेस्पेक्ट टू द वेज, यानी ये सवाल को क्रैक करने का बेस्ट तरीका होगा कि आप सूडो फोर्स का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हमने दोनों सिस्टम को सेपरेट कर लिया है। अब समझिएगा बात को, जब ये आपको नीचे गिर रहा होगा तो ये वाला जो वेज है वो आपको लेफ्ट साइड मूव कर रहा था। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, सवाल के डायग्राम में भी। ऐसा क्यों हुआ होगा, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वाले पे नॉर्मल ऐसे लगेगा तो स्मॉल m कैपिटल M पे नॉर्मल ऐसे लगाएगा। अब इस वाले नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यही कंपोनेंट है जो इस वेज को, इस बड़े वाले वेज को लेफ्ट साइड पुश कर रहा था। इसी बात को समझना ज़रूरी है टू मेक दी प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सिस्टम। तो इस ग्रीन वाले का हम लोग FBD बना रहे हैं ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है। बात को समझिएगा एकदम अच्छे से। हमने क्या बोला कि इस ग्रीन वाले ने इस पे नॉर्मल ऐसे लगाया होगा, तो इस ब्लॉक ने भी वेज पे नॉर्मल ऐसे लगाया है। अब इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऐसा होगा और एक कंपोनेंट ऐसा होगा। ध्यान से देखिएगा, हमें ये एंगल क्वेश्चन में दे रखा हैगा, क्या है, 30 डिग्री से, राइट। सो दिस एंगल इज बेसिकली योर 30 डिग्रीज। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी आपको 30 डिग्रीज ही होगा। फिलहाल के लिए हम लोग इसको थीटा बोल लेते हैं, यानी कि अगर ये नॉर्मल n है तो ये आपको हो जाएगा n साइन थीटा, ठीक है। सो n साइन थीटा, तो एक इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो n साइन थीटा है दैट इज इक्वल टू मास इनटू, लेट अस से दैट दिस वेज हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ a टूवर्ड्स लेफ्ट, सो m इंटू a। एक तो इक्वेशन ये हो गया। अब आ जाइए इस वाले पार्टिकल पे। इस पार्टिकल का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं फ्रॉम अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि ऑब्जर्वर जो है इस वेज पे ही जाके खड़ा हो गया है, ठीक है। ऑब्जर्वर इस वेज पे खड़ा है। क्यों हमने ऐसा किया है, क्योंकि हमसे सवाल में ही हिंट दे दिया। हमसे सवाल में कहा जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू द वेज। वेज पे खड़े होके आपको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना दिखाई दे रहा है। पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आप वेज पे खड़े हो तो ये ब्लॉक आपको सिर्फ अलोंग दी प्लेन मूव करता ही दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर और फोर्सेस दिखाइए। ये आपको नॉर्मल हो गया है, आप इस पे दिखाओगे mg, राइट। ये आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा। इस mg का भी बेसिकली आप कंपोनेंट ही लेने वाले हो, है कि नहीं। एक आप यहाँ पे दिखाओगे mg साइन थीटा और यहाँ पे दिखाओगे आप mg कॉस थीटा। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर। ये आपको हो जाएगा mg साइन थीटा और ये आपको हो जाएगा mg कॉस थीटा। अब क्योंकि आप जिस वेज पे खड़े हो उस वेज का एक्सेलरेशन स्मॉल a है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो पार्टिकल पे आप सूडो फोर्स दिखाओगे टूवर्ड्स राइट विच इज़ योर m इंटू a। अब इस सूडो फोर्स का भी आप एक कंपोनेंट लोगे अलोंग द नॉर्मल और एक कंपोनेंट लोगे आप mg साइन थीटा के अलोंग। बात समझ में आ रहा है। ये जो आपको सूडो फोर्स है स्मॉल m इंटू a, इसका इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ma cos थीटा। देख सकते हो ना, ये एंगल आपको थीटा है, यानी कि ये एंगल भी आपको थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ma cos थीटा और नॉर्मल के अलोंग आपको आ जाएगा कंपोनेंट ma साइन थीटा, ठीक है। अच्छा है, अब इस ऑब्जर्वर के लिए तो ये वेज, ये जो ब्लॉक है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन नहीं मूव करेगा, यानी कि नॉर्मल प्लस ma साइन थीटा हैज़ टू बी इक्वल टू mg cos थीटा। बात समझ में आ रहा है। नॉर्मल प्लस ma साइन थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा, सही है। एक और इक्वेशन यहाँ से बन गया है और एक इक्वेशन क्या होगा, mg साइन थीटा प्लस ma cos थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन हमसे पूछा जा रहा है, राइट। इस ऑब्जर्वर को ये जो ब्लॉक है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं a1 एक्सेलरेशन से मूव करता दिखाई दिया, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि सर जो mg साइन थीटा है और ये जो आपको ma cos थीटा है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक a1, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, ये वाला जो स्मॉल a है वो इस वेज का एक्सेलरेशन है, वो हमसे सवाल में पूछा ही नहीं है। तो यहाँ से आप इस m को तो उड़ा सकते हो, आपके पास यहाँ पे बच रहा है फिर g साइन थीटा प्लस a cos थीटा इज इक्वल टू a1।
ए कॉस थीटा इज इक्वल टू A1। हमें इस पूरे सवाल में ए में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमको सीधा सीधा A1 सॉल्व करना है, तो इस ए को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब देखिए, अब आपको ये सवाल हो गया है बेसिकली मैथमेटिकल मैनिपुलेशन का। इक्वेशन नंबर 1 से आप नॉर्मल की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दो, तो n कितना है, MA अपॉन साइन थीटा है, तो यहाँ पर डालो MA अपॉन साइन थीटा प्लस स्मॉल MA साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल MG कॉस थीटा। अब यहाँ से स्मॉल a की वैल्यू हमें उठा के यहाँ पे डालनी है। समझ में आ रहा है बात? तो ये आपको कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आप स्मॉल a को कॉमन ले लो तो ये आपको हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू योर MG कॉस थीटा। यानी कि आपका जो a का वैल्यू है वो आपको हो रहा है यहाँ पे MG कॉस थीटा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। अब इस a की वैल्यू को यहाँ से उठा के आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपको हो जाएगा G साइन थीटा प्लस a को यहाँ पे जब डालोगे ऑलरेडी यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो दिस इज योर हाउ मच, दिस इज योर MG कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू A1। हमें ये A1 ही निकालना है। लेफ्ट साइड में आपको सारे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। ग्रेविटी को g ही रहने दो क्योंकि आंसर हमें g की टर्म्स में चाहिए। साइन 30 डिग्री इज बेसिकली 1/2, सो ये आपको हो जाएगा g/2 प्लस स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो यहाँ पे आप 8 पुट करोगे। दिस इज योर 8g मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ना कॉस 30 डिग्री इज √3/2, उसका भी स्क्वायर करना है, यानी कि ये आपको हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 डिग्री 1/2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M इज योर 16, सो 16 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 दिस इज इक्वल टू A1, राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो ये आपको 4 है, ये 2 है, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको 4 है, ये आपको 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है, वेयर शुड आई राइट, लेट मी रिमूव दिस थिंग फ्रॉम हियर, यहीं पे चीज़ों को लिख देते हैं। तो ये आपको हो रहा है g/2 प्लस न्यूमरेटर में आपका है 3g और डिनोमिनेटर में हम देख सकते हैं 16 प्लस 2 इज योर 18 इज इक्वल टू A1, राइट। तो ये भी कट के आपका 6 हो जाएगा। सो A1 इज इक्वल टू g/2 प्लस g/6। आप नीचे में 6 जो है वो LCM लोगे, दिस इज योर 3g प्लस g 4g/6 विच इज़ योर 2g/3। सो A1 जो है वो मेरा आ रहा है 2g/3 एंड येस दिस इज एन ऑप्शन नंबर 4। तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा फंक्शन समझ में आया है। 3 इक्वेशन यहाँ पे है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। बाकी फिर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। ठीक, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सवाल में बोलता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m इज बीइंग मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अंडर द एक्शन। ये वर्ड को थोड़ा सा पकड़ के चलिएगा। Constant velocity under the action of an applied force of 2 Newton along a frictionless surface with following surface profile. The correct applied force versus distance graph will be what? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, आप जब ऊपर लेके जा रहे हो पार्टिकल को, सवाल में हमसे, अच्छा ये दोनों एंगल थीटा है, इधर भी एंगल थीटा है, इधर भी एंगल थीटा है। अब हो क्या रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको mg साइन थीटा लग रहा है। अब क्योंकि हमसे सवाल में कहता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से आपने सिस्टम को मूव कराया है, यानी कि ये जो 2 न्यूटन है वो mg साइन थीटा के बराबर रहा होगा और आपने कांस्टेंट फोर्स लगा के इसे ऊपर लेके गए हैं। ठीक है, जब राइट साइड की बात आती है, जब आपका पार्टिकल इस वाले रीजन में है, अब समझिएगा, अब mg साइन थीटा खुद इस पार्टिकल को नीचे लेके जाना चाहता है और अगर आपको पार्टिकल के मूवमेंट को कांस्टेंट वेलोसिटी पे मेंटेन करना है, अब आपको ऊपर की तरफ वही 2 न्यूटन फोर्स लगा के रखना पड़ेगा हमेशा। सो हाफ ऑफ द मोशन में 2 न्यूटन आपको ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि राइट साइड लग रहा है, और अदर हाफ ऑफ द मोशन में ये आपको लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है,
इसका मतलब एक बारी आपको फोर्स पॉजिटिव होगा और एक बारी आपको नेगेटिव होगा। अब यहीं पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर किसको पॉजिटिव ले किसको नेगेटिव, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एम्बिग्विटी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि जनरली हम लोग राइट साइड वाले मोशन को पॉजिटिव लेते हैं। तो जब आपको ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब आपको ये 2 न्यूटन पॉजिटिव फोर्स होगा, और जब ये नीचे जा रहा है तब ये 2 न्यूटन फोर्स आपको नेगेटिव होगा, विच मीन्स दिस ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, पॉजिटिव 2 न्यूटन एंड देन नेगेटिव 2 न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। सवाल में कहता है व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल इट टेक्स टाइम t। तो जो अपना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी को नीचे आने में टाइम लगता है कैपिटल T, और अगर फ्रिक्शन है तो टाइम लगता है अल्फा t। सेम इंक्लाइन प्लेन था। अल्फा इज अ कांस्टेंट ग्रेटर देन 1, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है दैट इज इक्वल टू दिस मच, हमें इस x की वैल्यू बतानी है। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ये हम उम्मीद कर सकते हैं आप सभी से कि ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज नथिंग बट योर g sin थीटा, और अगर फ्रिक्शन है एंड स्टिल द पार्टिकल इज मूविंग राइट, देन द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। इसको निकाला जा सकता है, अगर नहीं आइडिया है तो mg sin थीटा नीचे लगेगा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा विच इज म्यू इंटू नॉर्मल, एंड नॉर्मल इज mg cos थीटा। सो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। m आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा यही फॉर्मूला, a इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। नाउ हैविंग नोन दिस formulas or equations, you can easily crack this question। अब देखिएगा, सो जब आपका ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, पार्टिकल आपका रेस्ट से ही स्टार्ट हुआ है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हम u को तो 0 मान ही सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u आपका 0 है क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से चालू हुआ है, यानी s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब दोनों पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है, तो s कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, कहने का मतलब है कि ए टी स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा, दोनों सिचुएशन में सेम होगा बेसिकली। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a1t1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2t2 स्क्वायर। ठीक है, ये जो a1 है यानी कि जब आपका स्मूथ सरफेस था तो a1 हो जाएगा g sin थीटा, t1 की जगह कैपिटल T लिखोगे तो कैपिटल T स्क्वायर। a2 यानी कि जब फ्रिक्शन था तो एक्सेलरेशन होगा आपको g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, t की जगह आप लिखोगे अल्फा t यानी कि अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर राइट। अब यहाँ पे आप देखो आपका जो ये t स्क्वायर है वो तो हो गया ख़त्म राइट। अच्छा, एंगल आपको 30 डिग्रीज दे रखा है तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हालांकि ग्रेविटी भी आप उड़ा सकते हो, राइट साइड से g कॉमन लिया तो लेफ्ट वाले g को कट कर देगा, तो ये आपको हो जाएगा साइन 30 डिग्री विच इज़ योर 1/2। ये आपको हो जाएगा अगेन साइन 30 डिग्री विच इज़ योर 1/2 माइनस कॉस 30 डिग्री इज √3/2, सो दिस इज़ योर √3 μ/2। ब्रैकेट में यहाँ पे है अल्फा स्क्वायर, 2 भी आप डिनोमिनेटर से उड़ा दो, सही है। तो ये आपको कितना हो जाएगा 1/α स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस √3 इंटू म्यू। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपको जो √3 म्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/α स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस 1/α स्क्वायर बाय टेकिंग एलसीएम। तो यहाँ से आपको म्यू कितना आ रहा है 1/√3 ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर माइनस 1/α स्क्वायर। इफ़ यू कंपेयर इट विद दिस इक्वेशन आपका √x है यहाँ पे √3 यानी कि x की वैल्यू 3 है, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया है और सही भी लगा होगा। सही लगा है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड हिट दैट बेल आइकन टू बी अपडेटेड जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होता है। चलिए टेक केयर एंड बाय बाय।